अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमारा ये दूसरा लेक्चर है। वेक्टर चैप्टर हमारा चल रहा था, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लेक्चर नंबर 2 है क्लास। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें टाइप्स ऑफ वेक्टर है और फिजिकल क्वांटिटी की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने, और वेक्टर किस तरह चेंज होता है, किस तरह चेंज नहीं होता, उस बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जो आज पढ़ रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, सॉरी। तो लेक्चर नंबर 2। अब इसमें हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग आज पढ़ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लास, अगर आप लोगों को पता हो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे भी होता है, जिस दिन इंडिया से हमारा बंटवारा हुआ था, यानी कि हमें तोड़ा गया था, तो अलग हुए थे हम लोग जब, तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन, यानी कि स्प्लिट होने को कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं इसी तरह से। तो लिखते हैं हम इसको प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। किसमें हम लोग स्प्लिट करते हैं? इनटू इट्स कंपोनेंट। उसके कंपोनेंट्स में हम लोग उसे क्या करते हैं? हम लोग स्प्लिट करते हैं। सही है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट में हम लोग स्प्लिट करेंगे। अच्छा भाई, कितने कंपोनेंट होते हैं ये भी देख लो तुम लोग अगले पॉइंट में। मिनिमम जो होते हैं बच्चों, मिनिमम पॉसिबल जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिनिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के मिनिमम जो के कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आर टू, दो होते हैं कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगाओ वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। सही है, तो दो ये बात है हमने पढ़ी इसके बारे में। अच्छा, जो दो वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर वो होते हैं बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होते हैं। जैसे अभी मैं बना के दिखाऊंगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं वो कहलाते हैं कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उन्हें कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। सही है, तो ये होता है चीज। अच्छा, डायग्राम बच्चों बहुत जरूरी है। डायग्राम अगर आपने समझ ली, पूरा सवाल समझ आ जाएगा आपको, बहुत इजी हो जाएगा सवाल। तो डायग्राम देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन पहले यहाँ तक, दूसरी स्ट्रेट लाइन इस तरफ। अब आप और करो तो देखो चीजें देखना। हम एक वेक्टर ले रहे हैं, ये एक वेक्टर हम लेते हैं सेंटर में। जिस वेक्टर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए लिख रखो या बी रखो, जो भी। ए वेक्टर है यहाँ पर हमारे पास। इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस पे बनता है उसे कहते हैं ए एक्स, ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है। और जो वाई एक्सिस पे बनेगा उसे कहते हैं ए वाई। दो कंपोनेंट बनते हैं। फिर हम इसे रिजोल्व करते हैं ताकि ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। ये देखो इस तरह से कुछ कुछ इस तरह से रिजोल्व करते हैं, ये इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। अच्छा, जब रिजोल्व किया हम लोगों ने तो इसके बाद अब देखो आप इसमें से ना ट्राइंगल्स की वो निकालोगे, जो प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखो आप कैसे पता लगाओगे भाई। नीचे वाला जो है बच्चों, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, और ये है हाइपोटेन्यूस। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो, अगर वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस तो यही होगा, बेस के सामने वाला ये होगा बेस, परपेंडिकुलर के सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर। तो कुछ इस तरह से। सही है, ये डायग्राम आपको पूरी पता होनी चाहिए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजें समझना। अब इस डायग्राम से कुछ मैं चीज बताऊंगा आपको, वो ये है बच्चों। देखो इस डायग्राम से मैं कुछ चीज बताऊंगा आपको, क्या है वो चीज। देखो भाई, ए एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, जो ए एक्स का एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए कोस थीटा। और जो वाई का फॉर्मूला होता है वो होता है ए साइन थीटा। भाई खुद से नहीं बता रहा मैं, कुछ इसके वो होते हैं पीछे रीजंस होते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करते हो, उनसे फिर इनकी वैल्यू निकालते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सही है, इसकी जगह पे अब आप देखो ट्राइंगल में आपके बेस क्या है? ए एक्स। तो अगर मैं पुट करता हूँ बेस को ए एक्स, और हाइपोटेनस में क्या है? ए वेक्टर है, ए वेक्टर को पुट कर देता हूँ, तो हमारा ए एक्स का फॉर्मूला बन गया
ए कॉस थीटा, इस तरह से बनाया जाता है। फुल डिटेल में आपको बताया जाता है ये चीज़ें। अच्छा, अगर आप वाई कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं तो आप लगाते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हम जानते हैं भाई परपेंडिकुलर में क्या चीज़ें मौजूद, ये देखो डायग्राम में परपेंडिकुलर में है ए वाई और हाइपोटेनियस में तो ए वेक्टर ही मौजूद है। तो ए वेक्टर ये रहा। जब इसको आप मजीद करोगे तो ए वाई का फॉर्मूला बन जाएगा ए वेक्टर और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। वही चीज़ें देखो मैंने ऊपर जो बताई भाई, ए वाई का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा, ए एक्स का फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा। तो ये चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, सही है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। अच्छा क्लास, अगर इसी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो हमने कर लिए, दो कंपोनेंट बना लिए, अब हमें इन दोनों कंपोनेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालें इन वेक्टर का, तो हेडिंग नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। भाई उनके कंपोनेंट से वेक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ देखो भाई, मैग्नीट्यूड के लिए अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है ये देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद हो तो मॉड्यूलस से शो करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स का स्क्वायर लेना है और ए वाई का स्क्वायर। ये भी मैंने खुद से नहीं बनाया फॉर्मूला, रीजन होता है बच्चों पीछे, कुछ रीजन बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कौन बताएगा? देखें अभी ऑनलाइन क्लास में तो बता नहीं सकते, तो अगर फिजिकल होती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम है जो यहाँ पे अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो इसी ट्राइंगल से काम होगा सारा जो मैंने बताया था। क्या काम हो रहा है ट्राइंगल से आपके बाद, हाइपोटेनस देखो ट्राइंगल में क्या है बच्चों, हाइपोटेनस है ए वेक्टर, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बीच में बना हुआ है ए, हम उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, या ए वेक्टर भी कह सकते हो तुम, ए कह लो, इज इक्वल टू, और बेस क्या है बच्चों, बेस है ए एक्स उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए वाई उसका स्क्वायर। देखो सेम बन रही कंडीशन थोड़ी थोड़ी, इसके ऊपर अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है जो कि हटाने के लिए आपको लेना पड़ेगा रूट बोथ साइड पे, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था। किससे बनता है ये, पाइथागोरस थ्योरम से बनता है। अच्छा मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, इसके अलावा डायरेक्शन के लिए जो आपको चीज चाहिए वो क्या है, डायरेक्शन के लिए फोर डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि थीटा के लिए आप लगाते हो टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो उसी ट्राइंगल से काम होगा, परपेंडिकुलर क्या है ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर में है ए वाई, बेस में क्या है ए एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया टेन थीटा का, ए वाई अपॉन ए एक्स। हमें थीटा का फॉर्मूला बनाना है, थीटा का फॉर्मूला देख लो किस तरह बन जाएगा, टेन इस तरफ आगे इनवर्स और ब्रैकेट में रह जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे क्या, डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की, कंपोनेंट की, सही है डायरेक्शन। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो हो गई चीजें काफी क्लियर। अब एमसीक्यूज के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट्स बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, ये टॉपिक तो आप इंटरमीडिएट तक भी पढ़ते हैं। अच्छा इसके अलावा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स यानी कि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसे कहते हैं बुलेट पॉइंट। अच्छा पहला क्या है भाई, अगर इफ किसी वेक्टर का जो एंगल है, इफ वेक्टर मेक्स थीटा 45 डिग्री, अगर कोई वेक्टर एक दूसरे के दरमियान कितना एंगल है, उन वेक्टर के 45 डिग्री का एंगल है, तो बच्चों जो ए एक्स होगा एक्स कंपोनेंट वो बराबर होगा ए वाई के, वाई कंपोनेंट के बराबर होगा। क्यों है ऐसा, क्या वजह है ऐसा कि ये दोनों बराबर हैं? वजह ये है बच्चों, मैं नीचे आपको वजह बता रहा हूँ कि जो एक्स कंपोनेंट है बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है ए साइन थीटा। और आप लोगों को ये बात पता हो कि साइन और कोस दोनों की वैल्यू जो है देखो 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री पे सेम होती है, जिस वजह से क्या आता है आंसर बिल्कुल सेम आता है, इक्वल आता है, ठीक है।
तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए पहली चीज तो। इसके बाद दूसरा बुलेट पॉइंट क्या है भाई, वो भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये, अगर इफ, तो वेक्टर है वो हो किसकी तरफ, वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर जो वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस की तरफ हो सिर्फ ग्राफ के अंदर, तो बच्चों जो ए एक्स की वैल्यू होगी यानी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम वेक्टर जितनी होगी, उसके मैग्नीट्यूड जितनी होगी, लेकिन जो ए वाई है, वाई कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। अब कैसे जीरो हो जाती है, देखो अगर कोई एक्स एक्सिस पे है वेक्टर, एक्स एक्सिस पे, तो सिंपल सी बात है भाई, एक वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे कोई वेक्टर लाई ही नहीं कर रहा, जब है ही नहीं तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल। सही है, तो लॉजिकली इसको ऐसे समझ सकते हो तुम लोग, पहली चीज तो सही है। या तो आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो भाई, ये जब एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे है यानी कि उसका एंगल कितना है, जीरो। जब जीरो एंगल होगा, थीटा कितना है उसका, जीरो एंगल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जब होगा तो जीरो एंगल होगा, जमीन पे है ना यूं, तो यहाँ से एंगल जीरो है बिल्कुल। जब जीरो एंगल है बच्चों, तो समझो इस बात को, जीरो एंगल है तो आपको पता है ए एक्स में फॉर्मूला क्या आता है, ए कोस थीटा, ए वाई में फॉर्मूला क्या आता है, ए साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप जीरो पे निकालोगे तो क्या आती है, जीरो। ये देखो ए साइन थीटा, साइन जीरो हो जाएगा जीरो, इसीलिए ए वाई क्या आ जाता है, जीरो। और cos जीरो बराबर होता है वन के, इसलिए वो क्या आ जाता है, ए। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वेक्टर x के अलोंग होता है तो y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू सेम उसके मैग्नीट्यूड जितनी होती है। नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर वेक्टर हो y एक्सिस के अलोंग, सेम यही बात है, बस हमने चेंज कर दी, पहले x के लिए बात कर रहे थे, अब y के लिए। इफ वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस की तरफ है अगर वेक्टर, तो क्या होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो तीसरा रीजन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इफ वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, अगर वेक्टर कहाँ हो, वाई एक्सिस की तरफ हो, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर वाई पे है वेक्टर तो एक्स की वैल्यू आपके बार क्या हो जाएगी, जीरो, और वाई वाला बराबर हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड के। अब फिर से देखो, ये तो एक रीजन है लॉजिकली, दूसरा रीजन क्या है बच्चों, एंगल का, मैंने अभी बताया था तुम्हें पहले वाले में। एंगल भाई देखो 90 होगा, जाहिर है वेक्टर जब वाई पे है, एक्स पे नहीं है वेक्टर, वाई पे है, तो एंगल कितना बना रहा है, 90 का। 90 के एंगल पे एक्स के अंदर होता है बच्चों cos थीटा, फॉर्मूले में बताया मैंने, वाई में होता है साइन थीटा, साइन 90 बराबर हो जाता है वन के, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा ए, लेकिन cos 90 बराबर हो जाता है जीरो के, इस वजह से एक्स क्या हो जाता है, ए एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो ये रीजन होते हैं बच्चों, सही है, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद इसकी एक मैं एग्जांपल बता दूं भाई तुम्हें, कि अगर एक फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है कहीं पे एक्स एक्सिस पे 20 न्यूटन की, और एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं कि भाई आप बताओ कि वाई एक्सिस पे कितनी होगी फोर्स, तो वाई एक्सिस पे वो कितनी होगी बच्चों, जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको अभी ये पॉइंट मैंने तीनों बताए डिटेल में यहाँ तक। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ये खत्म, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एडिशन ऑफ वेक्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मेथड है इसके काफ़ी, पहले हम लोग पढ़ेंगे हेड टू टेल रूल, फिर पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो पहला मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है बच्चों हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, सही है, पहला मेथड। क्या होता है बच्चों हेड टू टेल रूल में, इस बात को डिस्कस करेंगे हम लोग। आप अगर नाम पढ़ रहे हैं तो देखो, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि हेड को हमने टेल से जोड़ना होता है इस मेथड के अंदर। तो किसी भी वेक्टर के हेड को टेल से जोड़ते हैं, ये एडिशन का पहला मेथड है। एग्जाम्पल, भाई पहले हम लोग ले रहे हैं एक वेक्टर को, ये रहा एक वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं हम लोग, तीसरा वेक्टर बिल्कुल अपवर्ड है, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज है तीसरे की, और चौथा है थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमने चार वेक्टर ले लिए एग्जाम्पल, ये चार वेक्टर्स की एग्जाम्पल ले ली हम लोगों ने। इस वेक्टर का नाम हम लोग रख रहे हैं ए, दूसरा वेक्टर बी,
फिर सी वेक्टर, फिर डी वेक्टर। चार तरह के वेक्टर हमारे पास मौजूद है। अब इनको ऐड करना है हमने हेड टू टेल रूल से। तरीका पता हो आपको, देखो पहला तरीका क्या है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। भाई पहले वेक्टर का जो हेड है वो हमने क्या करना है, जोड़ना होता है ज्वाइन विद, किसके साथ जोड़ना होता है, टेल ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस नहीं, टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। पॉइंट लिखा हमने, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। भाई दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ेंगे हम फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर, और इसी तरह से ये चेन चलती रहेगी एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी चेन। अब इस चेन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखो बच्चों, भाई हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जोड़ रहा हूं मैं इन तीनों को, इन चारों को आपस में। पहला वेक्टर भाई ए है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन आपने अच्छा चेंज नहीं करनी होती, डायरेक्शन सेम रहती, ये ए वेक्टर। बी वेक्टर की हमने जो टेल है वो जोड़नी है किससे, ए वेक्टर के हेड से। तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, देखो ये ये बी वेक्टर, देखो डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। सी वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम अपवर्ड ही ड्रॉ करेंगे, सही है। ये देखो सी वेक्टर, सी वेक्टर, और इसी के साथ डी की थोड़ी सी इस तरफ है तो हम डी की डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे, ये डी वेक्टर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये चार तरह के वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए जो हमें गिवन थे। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद एंड में हमें मिलता है एक रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन उसके लिए आपको, ये देखो इधर इनके नाम लिख देता हूँ मैं, पहला वेक्टर ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर डी। कैसे जोड़ा हमने, ये देखो हेड टू टेल रूल से, हेड टेल से, हेड टेल से, हेड टेल से, सही है। इसलिए इस मेथड को कहा जाता है हेड टू टेल रूल, ठीक है। अच्छा, जब इनको ज्वाइन कर देते हैं एंड में हमारे पास एक आता है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो इन सब का रिजल्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर, उसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग, ऑब्टेन बाय, उसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग कैसे, हमें ज्वाइन करना होगा बाय ज्वाइनिंग हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जोड़ोगे आप किसके साथ, टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ना हेड। ये देखो कुछ इस तरह से, यहां से स्टार्ट किया आपने और यहां तक पूरा स्ट्रेट लाइन ऐसे, यू। तो हेड जोड़ेंगे हेड से लास्ट वेक्टर के, टेल जोड़ेंगे टेल से लेकिन फर्स्ट वेक्टर की टेल से जोड़ेंगे। इस बात को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑब्टेन बाय जोइनिंग हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को किससे जोड़ेंगे, टू टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल से जोड़ देंगे, सिंपल। अच्छा, इसके लिए रिजल्टेंट के लिए रूल अलग है और जो हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा उसके लिए अलग है। उसमें हेड टू टेल, हेड को टेल से जोड़ते हैं, इसमें टेल को टेल से, हेड को हेड से। ये तरीका होता है हेड टू टेल रूल का। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट ये बच्चों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अगला, कि भाई अगर इफ द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है हेड ऑफ लास्ट वेक्टर से, तो जो रिजल्टेंट होता है जीरो। जैसे मिसाल के तौर पे भाई, अगर एक वेक्टर यहां से स्टार्ट है, ये पहला, ये इसका एरो, फिर दूसरा वेक्टर यहां से यहां है ड्रॉ, ये रहा, तीसरा वेक्टर यहां से यहां है, ये रहा, कुछ इस तरह से। तो ये जो वेक्टर है बच्चों, इनको थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूँ साफ सुथरा। तो ये देखो, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर, तीन वेक्टर हमने बना दिए कुछ इस तरह से। लेकिन बोल ये रहे हैं भाई कि पहला वेक्टर, देखो पहले वेक्टर की हेड जो है वो इसके टेल से जुड़ी हुई है, दूसरा इससे, इसके टेल से जुड़ी होगी, यहाँ टेल आएगी इसकी, और यहाँ आएगा इसका हेड। देखो अब इसमें कोई रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता, सही है। तो इस कंडीशन के लिए डेफिनेशन क्या है बच्चों, इफ टेल ऑफ
फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर की जो टेल है, ये रहा पहला वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर के हेड से अगर जुड़ रही है तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 0। ये देखो पहले वेक्टर की जो टेल है वो देखो जुड़ी है जाके लास्ट वेक्टर के हेड से इस पॉइंट पे, तो ऐसे का रिजल्टेंट क्या होता है 0, क्योंकि देखो इसमें रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता, ड्रॉ ही नहीं हो सकता, तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक ये रीजन था, सही है। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, बहुत ईजी है बच्चों, पहला वाला। दूसरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, वो पढ़ेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लो। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा मैं आगे। अब पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में एक चीज बताओ बच्चों। पैरेललोग्राम भाई एक शेप का नाम है, जैसे कि सर्कल होती है इस तरह से। इस शेप को कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरह से बनता है, ये मैं बता देता हूँ। देखो तुम लोगों को भाई कुछ इस तरह से, जो आपकी स्क्वायर शेप होती है, उसी स्क्वायर शेप को आपने बस थोड़ा सा क्या करना है, टिटल हल्का सा टेढ़ा हो जाए बस, उस शेप को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। ये देखो इस शेप को कहा जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में हम करने क्या वाले हैं भाई, ये एडिशन का ही एक और मेथड है पैरेललोग्राम लो। तो किस तरह से करते हैं देखो, इसमें हम लोग दो वेक्टर को कंसीडर करते हैं, टू वेक्टर। अच्छा, ये बना ही सिर्फ दो वेक्टर के लिए, दो से ज्यादा वेक्टर पैरेललोग्राम के लिए अलाउ नहीं है, सही है। टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट, दो वेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमने दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं एडजेसेंट साइड पे पैरेललोग्राम के, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई हम यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, इस वेक्टर का नाम हम रख देते हैं ए वेक्टर। इसी के साथ यहाँ भी दूसरे वेक्टर का नाम रख देते हैं, जिसका नाम हमने रख दिया बी वेक्टर। ये हमने दो वेक्टर बना दिए एडजेसेंट एक दूसरे के। अब बोल क्या रहे हैं इसके आगे भाई, इसके आगे क्या चीज होती है कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, सवाल ये है। तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है, देन रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट बनेगा इज अलोंग, वो होगा किसके अलोंग, अलोंग डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल पे होगा, सेंटर में। ये देखो कुछ इस तरह से, ये यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि बराबर होगा किस किस के एडिशन से, ए प्लस बी के। ये रहा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर बन गया यहाँ पर। अच्छा, असल में ये बना इसी तरह से, ये देखो जैसे ए वेक्टर हमारा ऐसा है ना, और बी वेक्टर ऐसा है, ये रहा। जब इनको आप हेड टू टेल रूल से जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, ए वेक्टर वापस वैसे ही बनाओगे, बी वेक्टर ऐसे बनाओगे, इसके साथ जोड़ोगे, फिर ये रिजल्टेंट बन जाएगा। देखो यही रिजल्टेंट इसी तरह से बनाया हुआ इन्होंने, सही है। तो सेम है तरीका बिल्कुल, वही हेड टू टेल रूल से जोड़ा जाता है इनको। जो भी वेक्टर्स होते हैं उनको हेड टू टेल रूल से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद बच्चों पैरेललोग्राम यूज कहाँ होता है भाई, इसका फॉर्मूला है, डेरिवेशन होती है पूरी, आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हो डेरिवेशन डिटेल में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो कि अगर आप दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लगाते हैं, मॉड्यूलस। फॉर्मूला बनता है इस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही है। इसी फॉर्मूले को लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जब दो कोई भी वेक्टर की बात कर रहे हो और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो, तो पैरेललोग्राम में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अच्छा, पैरेललोग्राम इस्तेमाल होता है दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए भी, साथ में देखो एंगल भी इसी के फॉर्मूले में,
एंगल के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों चीजों के लिए। अभी एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आएगा आगे। तो देखो, पॉइंट टू रिमेंबर, इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट रिमेंबर करने हैं, या इसके बाद मैं डायरेक्शन का बता देता हूँ फॉर्मूला। पहले आप लोगों को डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, फोर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, सेम वही हमेशा की तरह भाई। डायरेक्शन के लिए फिजिक्स में लगता ही टेन थीटा है, तो थीटा इस तरफ आगे इन्वर्स हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डेरिवेशन होती है इसकी पूरी बकायदा, सही है। तो डेरिवेशन किस तरह होती है भाई, इंटरमीडिएट में आपको करवाई जाती है। बी के कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पर हम लोग, बी एक्स वगैरह, जिससे हमारा फॉर्मूला बनता है बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बनता है डायरेक्शन के लिए, सही है। अच्छा, देख लेते हैं भाई आगे केसेस। अब ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सुनना आप लोग। पहला केस क्या है बच्चों, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। कौन कौन से पॉइंट आपको रिमेंबर रखने, याद रखने। पहला पॉइंट भाई, इफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स हैं, आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। हम जानते हैं पैरेलल का मतलब आमने सामने, थीटा कितना होगा, एंगल 0 डिग्री का, आमने सामने। तो बोल रहे हैं भाई रिजल्टेंट क्या होगा, आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू, आर क्या होगा बच्चों। तो आर के लिए देखो, अब मैं तुम्हें इसको सॉल्व करा देता हूँ। किस तरह फॉर्मूला पढ़ा हमने आर का, आर का फॉर्मूला ये रहा पूरा। इस फॉर्मूले में तुम सॉल्व करके देखो चीजों को, देखो किस तरह से बोला गया है। आपको बोला गया एंगल कितना है, 0, और हम जानते हैं कॉस लगा हुआ है। कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 0 की वैल्यू आती है 1। जब कॉस 0 1 आएगा तो ये 1 हो जाएगा पूरा, ये ब्रैकेट पूरा 1। जब ये पूरा 1 हो जाएगा तो आगे क्या काम होगा, देखो बचेगा क्या ब्रैकेट में। मैं इसको यहाँ रफली सॉल्व करवा रहा हूँ साइड पे आप लोग, यहाँ देखो। अब रुक जाओ, किस रीजन की चीजें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ रफली। देखो फॉर्मूला है बच्चों आर का, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा था, कॉस 0 हुआ, 0 एंगल था ना ये रहा हमारा, कॉस 0 की वजह से ये हो गया 1। जब 1 हुआ तो अंदर ये फॉर्मूला बचा है, देखो ये फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो यानी कि अंदर बचेगा सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो बराबर आ जाएगा ए प्लस बी के। तो यहाँ देखो, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। तो ये बात जो है हम कब से डिस्कस कर रहे थे अभी, सही है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि ये बात कैसे प्रूव हुई। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आता है, ए प्लस बी के। एमसीक्यूज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको पढ़ना है ये भाई, इफ, अगर टू वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। परपेंडिकुलर का मतलब पता है बच्चों आपको, एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, सही है। 90 डिग्री एंगल फॉर्मूले में पुट करो। देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ मैजिक पेन से, देखो ये आएगा 90, कोस 90 किसके बराबर होता है, कोस 90 किसके बराबर होता है, 0 के, सॉरी, कोस 90 किसके बराबर होता है, 0 के। जब यहाँ 0 आना है तो कोस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, कोस 90 की जगह यहाँ पूरा 0 आ गया। तो फॉर्मूला बचेगा आपका कुछ इस तरह, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। इसी फॉर्मूले में रीजन लिख के लिख रहा हूँ मैं नीचे, सही है। ये फॉर्मूला था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आगे cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई ये cos 90 है, 0 हो गया, इस वजह से 2ab भी क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट बचेगा, ये बचेगा। यानी कि जब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो जो आर होगा बच्चों वो बराबर होगा रिजल्टेंट, इसके बराबर होगा रिजल्टेंट,
रिजल्टेंट बराबर होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एमसीक्यू का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई, अगर दो वेक्टर हो अपोजिट एक दूसरे के, इफ टू वेक्टर्स आर opposite to each other, opposite to each other, एक दूसरे के ऑपोजिट है दो वेक्टर, यानी कि ऑपोजिट का मतलब आप जानते हैं कितना एंगल है? एंगल है बच्चों 180 डिग्री का, ऑपोजिट का मतलब 180 डिग्री यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो आपको पता लग जाएगा। देखो चीजें भाई, सेम फॉर्मूला रिजल्टेंट का, पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला ये रहा। हम जानते हैं फॉर्मूले में चीजें हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, कॉस 180 की वैल्यू आएगी -1। जब -1 आएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये जो 2ab है ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया यहाँ पर। हम फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट बन रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है। ए स्क्वायर, अच्छा ये फॉर्मूला देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा क्या, आर रिजल्टेंट इक्वल टू, इस पूरे की जगह आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट बराबर आ गया ए माइनस बी के। यानी तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखवाया आप लोगों को, ये वाला पॉइंट, ये तीसरा तीसरा पॉइंट, ये पहला था और इसके ऊपर हमने 1 किया है, ये 1 पहला, सही है। तो पॉइंट जो लिखा है हमने, इसकी जगह पे मैं लिखवा देता हूँ, ये देखो, अगर दो वेक्टर अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो जो आर होगा वो बराबर किसके होगा, ए माइनस बी के बराबर होगा। ये बात बता दी हम लोगों ने, सही है। तो ये हमारा रीजन था तीसरा, नीचे हमने ये पूरा रीजन दिया है, सही है, ये पूरा रीजन है नीचे, ये पूरा रीजन है। तो पॉइंट आपने अच्छे से बच्चों याद रखना है, दोबारा देख लो। ये एक रीजन था हमारा, एंगल अगर 180 होगा तो आर बराबर होगा ए माइनस बी के, अगर एंगल होगा 0 तो आर बराबर होगा ए प्लस बी के। किस तरह से सॉल्व करके दिखाया। और आगे अगर एंगल होगा आपका कितना, 90 डिग्री, तो कितना आता है, आर बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, ये हो गई चीजें। तो पैरेललोग्राम लॉ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी बच्चों, ये पॉइंट एंड के बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट के लिए। एक और चीज एमसीक्यूज में आती है कि भाई पैरेललोग्राम किस लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए या मैग्नीट्यूड के लिए? हम जानते हैं भाई ये मैग्नीट्यूड के लिए, डायरेक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चीज याद रखो कि पैरेललोग्राम लॉ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पैरेललोग्राम लॉ को। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि एमसीक्यूज में नजर आता है इस लेक्चर के एंड में। फिर लेक्चर 3 जो होगा हमारा, वो उसमें हम प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट को, सही है। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है बच्चों कि भाई कुछ इस तरह से आपको एमसीक्यू नजर आएंगे कि कोई भी दो फोर्सेस है, उसका सम, द सम ऑफ टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 80 न्यूटन कैन नॉट बी, बस ये एमसीक्यू है। अब इसमें ऑप्शन देखो आप लोगों को क्या क्या गिवन है। पहला ऑप्शन है 70 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 90 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 15 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है बच्चों 80 न्यूटन। इस तरह का कुछ एमसीक्यूज है। अब कैसे सोल्व करेंगे क्लास, देखो तरीका बहुत इजी है। इस तरह के बोले भाई सम ऑफ टू फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का सम क्या नहीं हो सकता, यानी कि रेंज पूछ रहे हैं इन दोनों में से क्या नहीं हो सकता। देखो कैसे निकालेंगे, आपने सिंपली करना क्या है बच्चों, एक आपको 80 न्यूटन फोर्स दिए, एक दिए 20, पहले दोनों को प्लस किया, ये मैं रीजन लिख रहा हूँ नीचे, प्लस किया, क्या आ रहा है आंसर 100। फिर इन दोनों को करोगे माइनस, क्या आ रहा है 60। 60 और 40 की रेंज में देखो बोले कौन नहीं हो सकता फोर्स इनमें से, सही है। रेंज में कौन सा नहीं है 60 और 40 के, देखो 70 रेंज में, 90 भी रेंज में, इनके दरमियान में 80 भी रेंज में, 50 इससे कम है देखो, यानी ये इसके एडिशन में नहीं आ सकता, इसकी रेंज में नहीं आ सकता, ऑप्शन 50 जो है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, सही है 50, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि कौन सा फोर्स है नहीं है, कैन नॉट भी है, सही है। इसको गौर से देखना,
अच्छा, अगला मैं करवा रहा हूँ इसी का ही, लेकिन उसमें बोल रहे हैं भाई दूसरा इसका सिमिलर है, लेकिन उसमें कुछ और बोल रहे हैं। देखो नंबर 2, अब बोल रहे हैं भाई द सम ऑफ टू वेक्टर्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स 2 यूनिट एंड 10 यूनिट। ये दो वेक्टर की वैल्यू बताई हुई है हमें। कैन बी, अब इसमें देखो लिखा हुआ कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं भाई, यानी उसकी रेंज में क्या क्या आ सकते हैं। ऑप्शन देख लो, पहले बोल रहे हैं 2 यूनिट, दूसरा ऑप्शन 9 यूनिट, तीसरा ऑप्शन 15 यूनिट, और चौथा ऑप्शन 0 यूनिट। क्या आंसर आएगा भाई, निकाल के दिखाना है आपने, ये देखो। तो निकाल के कैसे दिखाएंगे हम, मैंने अभी बताया आपको रीजन किस तरह से करते हैं बच्चों। भाई हम जानते हैं, देखो 2 और 10 दिया हुआ है, 10 + 2 कर दो आप 12, 10 - 2 कर दो आप 8। इन दोनों की रेंज में कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर मौजूद है। देखो 9 है ना, देखो 8 के बाद 9 आता है, क्योंकि आपके बार बोला कैन बी, इन दोनों का सम कौन सी वैल्यू इन दोनों का सम हो सकता है। तो 9 जो है वो इनकी रेंज में है, तो 9 होगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर। इस तरह के कुछ आपको नजर आते हैं एमसीक्यू। अच्छा, अगला क्या है, एक और मैं करा देता हूँ आपको, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो कि है बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, एक भाई टू वेक्टर है, टू वेक्टर्स लाइंग एट एक्स एंड वाई प्लेन। दो वेक्टर लाई कर रहे हैं एक्स और वाई प्लेन पे, तो देयर रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट होगा, देयर रिजल्टेंट विल बी डायरेक्टेड एट, उनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, सवाल ये है। दोनों कहाँ पे है बच्चों, दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो रिजल्टेंट इनका होगा एक्स वाई प्लेन में ही, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखना कुछ क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन बता रहे हैं एक्स एक्सिस, दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं वाई एक्सिस, तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं जेड एक्सिस, चौथा है नॉन। अब सवाल को समझो, दो वेक्टर लाई कर रहे हैं एक्स और वाई प्लेन पे, ये देखो इधर, एक मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ तुम्हें इससे समझाने के लिए। भाई एक ये वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स वाई, बोल रहे हैं दो वेक्टर लाई कर रहे हैं अलग अलग पे। भाई एक्स पे एक ये वेक्टर बना दिया मैंने, वाई पे वेक्टर बना दिया एक मैंने। ए नाम है इस वेक्टर का, इसका नाम क्या है बी वेक्टर। रिजल्टेंट कहाँ होगा इनका, सेंटर में होगा रिजल्टेंट, भाई ये देखो, ये रहा रिजल्टेंट। अब अगर ये इनका रिजल्टेंट है, ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये लाई कर रहा है, देखो एक्स और वाई दोनों प्लेन में है, ये एक एक्सिस पे नहीं है, ये एक्स और वाई प्लेन में है, लेकिन प्लेन के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया हुआ, तो यानी कि हम यहाँ लिख देंगे नॉन। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है कहाँ पे है ये, इसका रिजल्टेंट कहाँ लाया करेगा, एक्स वाई प्लेन पे लाया करेगा। सही है, तो ये करेक्ट आंसर भी आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज का। इसके अलावा आगे देख लो भाई, हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनके दरमियान का हमने निकालना है दो वेक्टर मैग्नीट्यूड। देता हूँ मैं सवाल, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। सही है, एमसीक्यूज नंबर 4 लास्ट एमसीक्यूज है हमारा। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है, अभी हमने पढ़ा था, इज यूज टू, किससे इस्तेमाल होता है, फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी ऊपर ये बात मैंने अभी बताई है आप लोगों से, ये पहला क्या है बच्चों, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ, दूसरा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल होता है, तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं बोथ, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, या चौथा ऑप्शन नॉन, किसी के लिए भी नहीं होता। बहुत आंसर है बच्चों, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, पैरेललोग्राम लो जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्शन भी और वो, क्योंकि उसके रिजल्टेंट में अगर आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड्स भी आते हैं, बी ए वेक्टर बी वेक्टर, और साथ में आता है ए बी कॉस थीटा, एंगल भी आता है, ठीक है। तो ये अगर आपने देखा हो तो ये पैरेललोग्राम में होती है चीजें। सही है बच्चों, ये अब बात आ रही है समझ में, यहाँ तक देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों।
इस वीडियो में हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था हमने लेक्चर 2 में, और उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज पढ़े हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, पैरेललोग्राम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। अच्छा, तो एक और चीज, एक और एमसीक्यूज करवा देता हूँ मैं। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसका एक और एमसीक्यूज है, वो करवा देता हूँ। बस ये हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड है 3 and 4, कितना मैग्नीट्यूड है, 3 और 4, हैव रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट भी है कुछ। क्या रिजल्टेंट है उनका? हैव रिजल्टेंट ऑफ 5, रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है 5। तो पूछ रहे हैं भाई द एंगल बिटवीन वेक्टर, थीटा क्या होगा, आपने बताना है। थीटा क्या होगा बताने के लिए आपको ऑप्शन दिया मैं, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या फिर होगा वो 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे एंगल बच्चों? अभी हमने पैरेललोग्राम में दो वेक्टर का पढ़ा है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। रीजन यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ही है। एंगल निकालना है इसमें से आपने। रिजल्टेंट गिवन है देखो आपको 5, और ए और बी की वैल्यू भी गिवन है। ए वैल्यू गिवन है कितनी, 3, बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, प्लस 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करते रहो आंसर निकालने के लिए। अच्छा, 5, 3 का स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर भी लगेगा, सही है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पहली चीज, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा थीटा। अच्छा, इन सब वैल्यू को प्लस करेंगे अगर हम, तो देख लो क्या आएगा हमारे पास। प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 30 और 39 आ जाएगा अंडर रूट में, और इसके साथ लगा हुआ है थीटा। एक और चीज, बल्कि नहीं, क्लास थोड़ी सी यहाँ वो हो गई, मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। अच्छा, पहले हम लोग रूट खत्म करते हैं। रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 5 का हो जाएगा स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर से रूट खत्म हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 24, और 24 के साथ क्या लगा हुआ है, थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, सही है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 इसमें प्लस होगा, ये हो जाएगा कितना, 25 ही हो जाएगा सेम। इधर बचा हुआ है 24 के साथ थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। 25 वहां से प्लस, इधर आगे हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा हमारे पास 24 के साथ थीटा, यही बचा हुआ है, कोई और नहीं है। अच्छा, इसके अलावा 25 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा, 0। जब 0 बचेगा, इस तरफ 24 के साथ थीटा है अभी भी, 24 को इस तरफ आगे डिवाइड करना है हमने, क्या आ जाएगा, दोबारा 0 आ जाएगा, थीटा रह जाएगा। अच्छा, एक और चीज याद रखो बच्चों, भाई जो, बल्कि सॉरी हमने फॉर्मूले में कोस नहीं लगाया ऊपर, बल्कि कोस साथ चल रहा है ना हमारे, तो आप देख लो कोस को साथ लगाना बस यहाँ पर। भाई हम लगा देंगे साथ में यहाँ पर कॉस, कॉस चल रहा है वैल्यू के साथ यहाँ से, सही है। कॉस जो है बच्चों, कॉस इस तरफ आ जाएगा क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना था, तो एंगल के लिए हम लोग कॉस को इस तरफ जब लाएंगे, कॉस इनवर्स के साथ आ जाएगा 0, तो थीटा हमारा आ जाएगा कितना, कॉस इनवर्स का मतलब साइन 0, साइन 0 बराबर होता है बच्चों, नहीं सॉरी, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू जब आप निकालोगे वो बराबर होगा 90 के, सही है। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो ऊपर एमसीक्यूज में आप देख लो ऑप्शन, ये रहा आपके पास ऑप्शन, 90 का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इस तरह सॉल्व किया आपने, दोबारा देख लो तरीका बच्चों। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। कॉस साथ लगाते रहना आप लोग, यहाँ कॉस मिसिंग है, सही है। कॉस साथ साथ लगाओगे, एंड में कॉस को आप इन्वर्स करके ले आओगे राइट साइड पे। तो कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप इस तरह के सवाल को, सही है। तो बस ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है।